सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके लिए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट सेकंड का एक पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं, ताकि आपको पेपर के मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये इस तरह का पेपर आपके सामने आएगा आगामी 2026 की परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका बुकलेट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। ये आपका 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। 150 नंबर के 150 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला पेज है उसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। जो भी निर्देश दिए रहेंगे वो आपको पढ़ लेने हैं और हमारे पर आपको नीली और या काली स्याही से गोले लगाने हैं। रफ कार्य के लिए भी यहाँ पर आपको पेज मिलेगा, जिसमें आप रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित यहाँ पर 30 प्रश्नों को हल करेंगे। इसी कड़ी में अगले वीडियो भी आपको मिलेंगे अगले 30 प्रश्न के। तो यहाँ पर जो आज हम इनको सही उत्तर जानेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपका नंबर ना कटे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सा धनात्मक पाठ्यक्रम अनुशंसित है। जिसमें पहला है दैनिक जीवन संबंधी कौशल, फिर है संवेदी प्रशिक्षण, ब्रेल पद्धति और उपयोग सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो दैनिक जीवन के कौशल में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दैनिक जीवन में कौशल संबंधी और संवेदी प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें दृष्टि के स्थान पर स्पर्श, श्रवण और घ्राण संवेदनाओं को तीव्र करने के लिए दिया जाता है। और ब्रेल पद्धति जो है पठन पाठन और साक्षरता का प्रमुख माध्यम है। ये तीनों ही धनात्मक और समावेशी पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य घटक हैं, इसलिए ये डी वाला इसका सही उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि गणितीय योग्यता विद्यार्थी को विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायता करती है तो यह कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको इनको पढ़ना है, देखना है कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा। तो मित्रों, जब एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी दूसरे विषय या परिस्थिति में सहायता पहुंचाता है, तो उसे अधिगम का धनात्मक सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण। आगे हमारा प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मित्रों, यह जो सिद्धांत है वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए जब अभिप्रेरित होता है, जब उसे विश्वास होता है कि उसके प्रयासों से बेहतर प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन के बदले में उसे वांछित पुरस्कार मिलेगा। यह जो सिद्धांत है ये प्रत्याशा, साधनता और संयोजकता का मूल्य का सिद्धांत है। मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जूझने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सी वाला, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए। 5वां प्रश्न है हमारा कि किस कौशल की प्राप्ति को त्रुटि व अभ्यास के संदर्भ में देखा जाता है। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया है साइकिल चलाना, दूसरा है टाइप करना, तीसरा है तैराकी। तो मित्रों, ये तीनों ही जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। तो तीनों किस में आएंगे? डी वाले में। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी वाला जो है डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है कौशलों के सीखने पर सटीक लागू होता है, जैसे कि साइकिल चलाना, टाइपिंग करना और तैराकी तीनों ही ऐसे शारीरिक एवं गत्यात्मक कौशल हैं जिनमें शिक्षार्थी शुरुआत में गलतियां करता है, अभ्यास दोहराता है और धीरे धीरे त्रुटियां कम होकर सही क्रिया स्थापित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है। स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, चिंतन स्तर। देखिए, चिंतन स्तर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छात्र समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करता है, उसका चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो मित्रों, यह 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर सी वाला हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो विकास का यह सिद्धांत मानता है कि आनुवंशिकता
और पर्यावरण के अंतर के कारण प्रत्येक बालक की रुचियां, अभिक्षमताएं और सीखने की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। हर बच्चा हर क्षेत्र जैसे संगीत, गणित, खेल में समान रूप से निपुण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक भूमिकाएं होती हैं। तो लैंगिक भूमिकाएं क्या होती हैं? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सही उत्तर आप सोचिएगा। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा सीखा हुआ व्यवहार। देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में सेक्स यानी कि लिंग एक जैविक पहचान है, जबकि जेंडर जो है लैंगिक भूमिका है, एक सामाजिक संरचना है। समाज बालकों को बचपन से ही ये सिखाता है कि लड़के या लड़की के रूप में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे खिलौनों का चयन, पहनावा, जिम्मेदारियां। अतः यह समाजीकरण द्वारा सीखा हुआ व्यवहार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसका सही उत्तर होगा वो होगा अपसारी चिंतन से। तो अपसारी चिंतन में एक ही समस्या के कई भिन्न, नए और सृजनात्मक समाधान तलाशे जाते हैं, इसलिए यह सीधे सृजनात्मक और अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने से संबंधित गतिविधियों का स्वरूप निर्धारित करने हेतु शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? बच्चों के सीखने के तरीकों की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों के विविध परिवेश की जानकारी होनी चाहिए और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जानकारियां होनी चाहिए, तो डी वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई पाठ्य वस्तु को कक्षा में प्रस्तावित करते समय शिक्षक को किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? यहाँ 4 शिक्षण सूत्र आपको दिए गए हैं, तो हमारा जो सही हो जाएगा वो बी वाला सही होगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्यों? क्योंकि जब भी कक्षा में कोई नया विषय या पाठ शुरू किया जाता है तो शिक्षक को हमेशा छात्र के पूर्व ज्ञान यानी कि ज्ञात से शुरुआत करनी चाहिए और फिर उसे नए प्रत्ययों अज्ञात की ओर लेकर चलना चाहिए। इससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और नया पाठ सरलता से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होती है? यहाँ पर 4 अवस्थाएं आपको दी गई हैं, तो इसमें कौन से वाला सही होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए, इस अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष की उम्र आयु होती है, इसमें बालक मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के प्रति तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। उसमें संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता की समझ विकसित हो जाती है, तो ये वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक आकलन का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से आप सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा अधिगम का आकलन, बी वाला इसका सही होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। देखिए, एनईपी 2020 और शिक्षण शास्त्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग बच्चों को उनके घरेलू और प्राकृतिक वातावरण से जोड़ता है। जब शिक्षण प्राकृतिक व परिचित माहौल में होता है तो बच्चे बिना किसी भाषाई तनाव के स्वाभाविक रूप से विचार व्यक्त करते हैं और प्रत्ययों को, अज्ञात चीजों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए शिक्षक द्वारा पुनर्बलन दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 4 आंसर आपके सामने हैं कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। क्यों होगा? देखिए, स्किनर का मानना है कि यदि वांछित अनुक्रिया सही उत्तर के तुरंत बाद, बच्चे ने सही उत्तर दिया और उसके तुरंत बाद आप सकारात्मक पुनर्बलन जैसे कि बच्चे को शाबाशी या अंक या पुरस्कार देते हैं तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा आधारित है शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत पर, विशिष्ट कक्षा में शिक्षा प्रदान करने सिद्धांत पर, सीमित अवसर के सिद्धांत पर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्यों? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर मुख्य धारा के विद्यालय में प्रवेश देने से आप मना नहीं कर सकते। शून्य अस्वीकृति वाला सिद्धांत लागू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संवेग नकारात्मक संवेग की श्रेणी में नहीं है। तो नकारात्मक संवेग जो होते हैं वो होते हैं भय, क्रोध, घृणा, चिंता, ईर्ष्या। तो ये सब नकारात्मक होते हैं। तो जो मैंने बताया भय नकारात्मक है, घृणा नकारात्मक है, क्रोध नकारात्मक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है नहीं है। तो नहीं कौन सा है? प्रेम। प्रेम क्या है? सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। सकारात्मक में आते हैं प्रेम, स्नेह, आनंद, आशा, जो सुखद अनुभूति देते हैं वो सकारात्मक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो लिखने में कठिनाई महसूस करता है उसकी अक्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहलाती है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए हैं। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। डिसप्राफिया या डिसग्राफिया भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो होता है ये लिखने में कठिनाई के लिए होता है। और जो आपकी डिसलेक्सिया जो यहाँ पर दिया है ये पढ़ने संबंधी का होता है, लिखने संबंधी का नहीं होता है। और कैलकुलिया जो होता है वो गणित के लिए होता है, गणितीय गणना संबंधी होता है। तो यहाँ पर डिस्प्राफिया या डिस्ग्राफिया इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावनात्मक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है? तो भावनात्मक, जब भावनाएं अस्थिर होती हैं तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। ये वाली सही होगी। किशोरावस्था होती है वो क्यों होती? देखिए, इस अवस्था में तीव्र हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसके कारण बालकों में संवेगात्मक, भावनात्मक अस्थिरता, मूड स्विंग होना, पहचान का संकट देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है यदि वह दूसरों के विभिन्न संवेगों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, वह स्वयं के संवेगों भावनाओं को समझता है, संवेगों को अपने विचारों को में समन्वित करता है, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं से अध्ययन करता है, स्वयं अध्ययन करता है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यह उदाहरण क्या होगा? ये आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, क्योंकि वो स्वयं अपने अंतर से कर रहा है। जब कोई बालक किसी बाहरी दबाव, पुरस्कार या अंक पाने के लालच के बिना केवल अपनी आत्मसंतुष्टि, जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा से स्वयं अध्ययन करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं शब्द को आप देखिएगा, नहीं होती है। तो निम्न स्तर का आत्मसम्मान, सामाजिक दक्षता, व्यवहारिक समस्या, भाषा संबंधी समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक दक्षता। देखिए, वंचित वर्ग के बालकों को अवसरों की कमी, गरीबी और सामाजिक उपेक्षा के कारण अक्सर निम्न आत्मसम्मान, भाषा संबंधी बाधाएं और समायोजन से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक दक्षता ये सामान्यतः उसमें विकसित नहीं हो पाती, यह उसकी लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है, टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार आप उसे किस वर्ग में रखेंगे? देखिए, 105 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बुद्धि का बालक होगा, क्योंकि 80 से 89 जो है वो मंद बुद्धि होता है, मंद बुद्धि होता है। और 90 से 109 तक जो है सामान्य बुद्धि होता है। ध्यान रखिए, मंद बुद्धि कौन होगा? 80 से 89 के बीच में। सामान्य बुद्धि होगा कितना? 90 से 109 के बीच में बुद्धि लब्धि वाला। और जो श्रेष्ठ बुद्धि है वो 110 से 119 के करीब होता है। और अति श्रेष्ठ जो होता है वो 120 से 139 बुद्धि लब्धि वाला होता है। और जो सुपर है, जीनियस है, वो 140 से अधिक वाला होता है। तो ये चीज आपको नोट होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा 105 बुद्धि लब्धि है, तो सामान्य बुद्धि का बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को इंगित करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका दूसरा वाला आंसर सही होगा, किशोर अपने साथियों के समूह से प्रभावित होता है। देखिए, किशोरावस्था में जो किशोर है वो अपने दोस्तों की स्वीकृति, उनके व्यवहार, पहनावे, विचारों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यह किशोरावस्था के सामाजिक विकास का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्थिति समावेशी कक्षा में उपयुक्त प्रबंध को दर्शाती है?
तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए। या इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सभी विद्यार्थियों को इस तरह बैठाया जाता है कि वे आरामदायक स्थिति में शिक्षण अधिगम में भाग ले सकें। देखिए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसी भी बच्चे को अलग थलग किए बिना सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीली व्यवस्था करना होता है। तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर, यहाँ आपको 4 आंसर आपको दिए हैं, एक आपका सही होगा। सही इसमें है अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। देखिए, रचनात्मक जो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। यह न केवल विद्यार्थियों की समझ, अधिगम अंतराल की जानकारी देती है, बल्कि शिक्षक को भी अपनी शिक्षण विधियों में तत्काल सुधार और फीडबैक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की किस योग्यता का विकास होता है। जो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों की होती है। तो इस उम्र में बालक अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक जो तर्क है उसमें सक्षम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें जटिल समस्या समाधान, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, वो उच्च क्षमता विकसित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान, यानी कि बी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा लड़कों के साथ करना चाहिए। तो इसको समझ लीजिए कि सभी छात्र के साथ बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के निष्पक्ष व्यवहार करना ही समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों की किस क्षमता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ज्ञान का, रुचि का, मूल्य का, उपयुक्त सभी। तो ये आंसर इसका उपयुक्त सभी वाला डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में हमेशा लड़कों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर ही टिप्पणी देता है तो वह बढ़ावा देता है। तो वो किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? लैंगिक पक्षपात कर रहा है वो। ये बी वाला सही होगा, लैंगिक पक्षपात। जब कोई शिक्षक कक्षा में बालिकाओं की अनदेखी करके केवल बालकों की प्रतिक्रियाओं को ही प्राथमिकता दे रहा है तो यह स्पष्ट रूप से एक लिंग के प्रति झुकाव दर्शाता है। इसे लैंगिक पक्षपात कहा जाता है। तो मित्रों, ये थे यूटेट सेकंड के बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्न और उनकी विस्तृत व्याख्या। मुझे पूरा विश्वास है यह सेशन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत अधिक मददगार साबित हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हिंदी संस्कृत के अगले जो सॉल्यूशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर कोई प्रश्न या डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।